आदमपुर का जो चुनाव है ये इसमें टारगेट आईएनएलडी का बीजेपी रहेगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि ये माना जाता है कि वर्चस्व की लड़ाई है। आपको ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि आईएनएलडी का जो एक नंबर पे टारगेट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ना कि सीएम खट्टर। राजनीति में दोस्ती नहीं होती, दोस्ती पारिवारिक रिश्ते अलग है। मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकता। चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घूंपा चौधरी भजनलाल जी ने 79 में। मैं और कुलदीप बिश्नोई इकट्ठे बैठते हैं सीट पे, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। विधानसभा में हमारी सीटें साथ साथ है। कोई एक दिन की भी मेरी और कुलदीप बिश्नोई की गपशप भी दिखा दे वहां बैठो। 2024 से पहले बतौर जाट नेता स्थापित होने की भी एक कवायद है। ये जो चुनाव है इसमें भी ये कहीं नजर आता है कि भाई हरियाणा में जाट नेता कौन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अभय सिंह चौटाला, इन दो पे नजरें हैं, क्योंकि जेजेपी थोड़ी सी आउट होती दिखाई देती है। नहीं तो ये तो लोग फैसला कर देंगे। पिछले दिनों आपकी टीम ने स्लोगन दिया, आपकी जो भी कोई पीआर एजेंसी रही होगी या जो भी लोग रहे, कि अभय ही सत्य है, सत्य का नाम दिया गया। वो इसलिए भी आपके बारे में कहा जाता है कि भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, लाग लपेट नहीं करते, उसके नुकसान होते, नफ़ा होता है, उनको ज़्यादा मालूम नहीं, ज़्यादा इत्तेफाक रखते नहीं है। आपको लगता नहीं कि जो सत्य का जो फार्मूला है ये राजनीति पर सटीक नहीं बैठता, और सत्य जो है ये एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है राजनीति करने वाले लोगों के लिए? जो झूठ की फरेब की राजनीति करते हैं उनकी हांडी एक बार तो चढ़ती है। बीच बीच में कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई, थोड़ा सा प्रेम दिखाया गया कि भाई अब दादाजी से और चाचा जी से बड़ा प्रेम झलक रहा था। आपने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपने कहा कि नहीं, आपको लगा कि ये सब ड्रामा है। नहीं, ड्रामे, ये तो टोटल ड्रामे हैं। तो क्या था कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार से खड़ा होगा तो भूपेंद्र बिश्नोई खड़े हो गए। उसके बाद तमाम पार्टियों ने जाट नेताओं को टिकट दी है, तो आपने भी मौके का फ़ायदा उठाया और कुरड़ाराम नंबरदार को अपनी पार्टी में ले आए, टिकट भी दे दी। तो क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति थी? चाहते तो आप किसी और को भी दे सकते थे, आपकी पार्टी में भी कोई ना कोई कैडर रहा होगा जो टिकट मांग रहे थे। ये कल एक लड़के ने 2 नोट निकाल करके दिखाए कि ये उस वक्त के नोट हैं जो नकली थे, मैंने संभाल के रखे। तो जयप्रकाश जी तो कहते हैं जी कोई नोट लेके नहीं आया, कोई लेके तो आए सामने। नोट तो कल ही देख लो, आज ही देख लो आप, नोटों की कोई दिक्कत नहीं है, नोट तो लोगों ने रखे हुए हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ एलनाबाद के विधायक और आईएनएलडी के महासचिव अभय सिंह चौटाला हैं। आदमपुर का उपचुनाव है। सीधे सीधे जिस तरह इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इनके जवाब जो है सीधे आते हैं, ये बैठ के जवाब नहीं देते, खड़े होकर जवाब देते हैं। इस तरह से हमारे भी जो सवाल हैं वो सीधे सीधे सवाल रहेंगे। अभय सिंह जी, आदमपुर का जो चुनाव है ये इसमें टारगेट आईएनएलडी का बीजेपी रहेगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि ये माना जाता है कि वर्चस्व की लड़ाई है। आपको ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि आईएनएलडी का जो एक नंबर पे टारगेट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ना कि सीएम खट्टर? ऐसा है, हमारा टारगेट सिर्फ एक है, इस इलेक्शन को जीतना, और लोगों को ये बात स्पष्ट करना और बताना कि इस भाजपा के 3 साल के शासनकाल में किस तरह की लूट इस प्रदेश में मची है। दूसरा, पिछले काफ़ी लंबे समय से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बी टीम के रूप में काम करता है, जो आदेश बीजेपी से उसको मिलता है उसको पूरा करता है और मानता है। उदाहरण आपके सामने है, मैं अपोजिशन लीडर था, हमारे यहाँ राज्यसभा के 2 चुनाव आए थे, और एक उस चुनाव के अंदर यहीं के हिसार के आपके चंद्रा साहब जो हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन दे रही थी। एक तरह से उन्हीं के उम्मीदवार थे। दूसरी तरफ बारी बारी इस किस्म की खबरें आ रही थी कि कांग्रेस और हम मिलकर के अगर किसी को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दें, और जो दोनों पार्टियों के लिए मतलब दोनों उस पर सहमत हो जाए, ऐसा व्यक्ति कोई आए तीसरा, जिसकी वजह से वो एक सीट भाजपा के खाते में ना जा सके। हमने उनसे कहा कि आप हमें कोई नाम बताओ, कांग्रेस को। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, आप भी कोई अपनी तरफ से नाम बताओ। हमने भी अपनी तरफ से उनको 2-3 नाम सुझाए। उनमें से एक नाम पे हमारी सहमति बन गई, आर के आनंद के नाम पे, जो एडवोकेट थे सीनियर, जो नेहरू फैमिली के काफ़ी, इंदिरा फैमिली के काफ़ी क्लोज रहे हैं। जब आपस में ये तय हो गया था कि भी इसको हमने अपना वोट दे करके जिताना है,
तो मैंने उस वक्त भी उनसे ये कहा था कि मुझे आज भी डाउट है, आपके कांग्रेस के लोग जो है बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन अहमद पटेल और सोनिया गांधी दोनों ने इंश्योर किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हर हालत के अंदर हमारे जो एमएलए हैं वो वोट कास्ट करेंगे। जब वोट कास्ट करने का दिन आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनका लीडर था, उसने तो अपने बैलेट के ऊपर कोई निशान भी नहीं लगाया, उसने तो खाली छोड़ दिया। और वो उस बात को अब मान भी गया कि मैंने उस वक्त किसी को वोट नहीं दिया था, कि चंद्रा मेरा दोस्त था। राजनीति में दोस्ती नहीं होती, दोस्ती पारिवारिक रिश्ते अलग है, राजनीति अलग चीज़ है। उसने खाली छोड़ दिया, उसकी मदद करी और 12 या 13 एमएलए के पेन की शाही बदल दी। जो वोट डालने गया था बीजेपी का एक एमएलए, वो पेन लेकर के गया, उसने में दूसरा पेन रखा वहाँ पे, और जयप्रकाश ने वापसी में पेन उठा करके ले करके बाहर अपनी मतलब जो उसके जिम्मेवारी लगी उसको निभाने का काम किया। ये उस वक़्त से भाजपा के साथ मिले हुए हैं, ये सबूत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप हुड्डा साहब को किसी दिन मंच के ऊपर मेरे सामने बैठाओ, मैं उनसे पूछ लूँगा 2-4 चीज़ें। अगर वो संतुष्ट कर देंगे आपको तो मैं ये मान लूँगा कि मेरा आरोप गलत है। ये बात आपकी सही है, इस पे काफ़ी चर्चाएं भी हुई, डिबेट भी हुआ, खूब छपा, खूब दिखाया गया। और अब जो लेटेस्ट जो चुनाव हुआ था उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, लेकिन ये हिडन रह जाती हैं, इसकी तस्वीरें साफ नहीं हो पाती। इसकी क्या वजह रहती है? नहीं, तस्वीरें साफ तो हुई है। अब भी कांग्रेस पे सेंध लगी, ऐसी बात है। जो पिछला जो चुनाव हुआ है राज्यसभा का, उसमें भी बात सुने। इसके बाद की बताता हूँ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, जबकि उस वक्त भी दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता था। वोट का तो केवल मात्र एक का अंतर था। अब की बार जब कर दिया उसको, आपके लड़के शर्मा जी को, जो विनोद शर्मा के बेटे को, कार्तिक को, तो उस वक्त क्यों नहीं खड़ा किया? उस वक्त सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का कांग्रेस की टिकट ले आया था और इनका ये फैसला था कि कोई और दूसरा आएगा तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर देना, हम अपने कुछ लोगों से वोट जो है इधर उधर डलवा करके आपका कैंडिडेट जिता देंगे। अगर मेरा लड़का आएगा तो फिर आप कोई कैंडिडेट खड़ा ही मत करना, ताकि कोई विवाद बचे नहीं। अगर उस वक्त भी कोई कैंडिडेट खड़ा कर देते तो 8 एमएलए आज की डेट में भी ऐसे हैं जो हुड्डा के खेमे के नहीं है, जो हुड्डा से बार वोट डालते हैं। आप देखते हो जो मीटिंगों में एब्सेंट होते हैं, जो खुल करके कहते हैं, 3-4 तो ऐसे हैं जो खुल के ये बात बोलते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा है। उस वक्त ये फिर मिले। अब उसके बाद अगला और आप ले लो, ये जो राज्यसभा का चुनाव था, इस राज्यसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट जो है हाईकमांड को सौंप दी। बारी बारी ये कहा कि कौन व्यक्ति था जिसने वोट कैंसिल करवाया। हुड्डा को पता है कि किसका वोट कैंसिल है। मैंने बहुत पहले कही थी कि पहले हुड्डा ने शाही बदली, अब की बार चेहरे बदलेगा ये, और इस वक्त भी मिला हुआ था। अब इस चुनाव में भी ले लिया। इस चुनाव के अंदर लोकल जो यहाँ के 4-5 लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, उनमें से किसी एक को टिकट दे देते तो उसका सीधा सीधा नुकसान उसको कुलदीप बिश्नोई को होता। अगर चंद्र प्रकाश को टिकट मिलती तो कुलदीप बिश्नोई के वोटों में सेंध लगती। अगर वो लड़का जो कुम्हार जो है, क्या नाम है इसका, घोड़ेला, इसको मिलती तो 100% नुकसान कुलदीप बिश्नोई का होता। अगर मंगाड़ी वाले को देते तो भी कुलदीप का नुकसान होता। इनको टिकट नहीं दी किसी को, पैनल में नाम थे कि नहीं थे इनके। जयप्रकाश उस व्यक्ति को लेकर के बाहर से जो व्यक्ति ऑलरेडी बदनाम है। ये मैं नहीं कहता, इलाके के लोग कहते हैं, आप जैसे साथी जो है जो दिखाते हैं वो बताते हैं कि जयप्रकाश ने पिछले चुनाव के अंदर 500 रुपए के नकली नोट बांटे थे। मुझे कल एक लड़के ने 2 नोट निकाल करके दिखाए कि ये उस वक्त के नोट हैं जो नकली थे, मैंने संभाल के रखे। जयप्रकाश जी तो कहते हैं जी कोई नोट लेके नहीं आया, कोई लेके तो आए सामने। नोट तो कल ही देख लो, आज ही देख लो आप, नोटों की कोई दिक्कत नहीं है। नोट तो लोगों ने रखे हुए हैं, जब नकली हैं चलते ही नहीं कहीं, उन पर कोई जयप्रकाश के साइन थोड़ी है, लेकिन नकली नोट बनते हैं। नंबर 2,
बहुत सारे लोगों का ये बताया जाता है कि जिनकी गाड़ियां किराए पे कर ली, उनके पैसे नहीं दिए, पेट्रोल के पैसे, डीजल के पैसे नहीं दिए गए। इस तरह के आरोप लोगों ने लगाए, मैं नहीं। मैं आज भी नहीं कहता कि कोई मुझे इन चीज़ों की जानकारी, ये जानकारी आप जैसे लोगों के माध्यम से ही हमें मिली है। लेकिन ये आरोप कितने सच हैं ये आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो, या इलाके के लोग जानते हैं। अच्छा, लोग ये भी वो बदनाम व्यक्ति था, इसलिए उसको यहाँ लेकर के आए, और दूसरा उसको इसलिए लेकर के आए कि जो हमारा वोट बैंक है, जो कुलदीप के अगेंस्ट है, जहाँ कुलदीप जहर की राजनीति करता है, जाति पाति के जहर घोलता है जिस चीज़ का, उस वोट को कैसे कम किया जाए, इसके लिए जयप्रकाश को खड़ा किया गया। आज भी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, आज भी आपस में एक फैसला है कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। मुझे हैरानी हुई, जयप्रकाश ने मेरे ऊपर ही आरोप लगाया कि अभय सिंह और कुलदीप बिश्नोई जो है वो आपस में बिजनेस भी इकट्ठा करते हैं, वो दोनों इकट्ठे हैं। मैं और कुलदीप बिश्नोई इकट्ठे बैठते हैं सीट पे, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। विधानसभा में हमारी सीटें साथ साथ हैं। कोई एक दिन की भी मेरी और कुलदीप बिश्नोई की गपशप भी दिखा दे वहाँ बैठों की, कि हम दोनों बैठे कहीं विधानसभा में एक दूसरे से मशगूल हैं, मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकता। चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घूंपा चौधरी भजनलाल जी ने 79 में, उनकी कैबिनेट में रहते हुए उनके एमएलए को लेकर के शिमला गए, चौधरी देवीलाल के साथ विश्वासघात करके मुख्यमंत्री बने। दूसरा, जब चौधरी देवीलाल 1982 में शपथ ले रहे थे, इसी भजनलाल ने इंदिरा गांधी से टेलीफोन करा करके बिना बहुमत के 32 एमएलए की एक सरकार बनाई थी, और खरीद फरोख्त करके उस सरकार को 5 साल चलाने का काम किया था। कोई अगर आदमी है तो वो तो इन चीज़ों को याद रखेगा, और अगर कोई स्वार्थी है, निकम्मा है, तो वो भूल जाएगा। मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ, मेरी याददाश्त बहुत ठीक है। 2000 लोग ये कहते हैं कि 2024 से पहले बतौर जाट नेता स्थापित होने की भी एक कवायद है। ये जो चुनाव है इसमें भी ये कहीं नज़र आता है कि भाई हरियाणा में जाट नेता कौन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अभय सिंह चौटाला, इन दो पे नजरें हैं, क्योंकि जेजेपी थोड़ी सी आउट होती दिखाई देती है। नहीं तो ये तो लोग फैसला कर देंगे कि सही मायने में निस्वार्थ होकर के अपने कौम के साथ कौन खड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो 100 लालच हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इस बात से कहीं डरता भी है कि तने जाट के नाम की राजनीति करी तो अदर कास्ट जो है तेरे से अलग हो जाएगी। मुझे आप एक चीज़ बताओ, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने नाम के पीछे अपनी सब कास्ट नहीं लगाता? कोई अरोड़ा जाति से संबंध रखता है तो वो अरोड़ा लिखता है कि नहीं लिखता? जैन है तो जैन लिखता है, त्यागी है तो त्यागी लिखता है, यादव है तो यादव लिखता है, अगर सैनी है तो सैनी लिखता है, अगर घोड़ेला है तो घोड़ेला लिखता है, प्रजापत लिखता है, हर व्यक्ति लिखता है। तो मुझे फक्र है इस बात का कि मैं जाट के घर में पैदा हुआ। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं अपने आप को जाट कहते हुए। मैंने जब जाट आरक्षण आंदोलन था, बड़ी खुल करके एक बात कही थी कि ये जो जाट आरक्षण आंदोलन है, इसको ये लोग कुचलना चाहेंगे। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, हम कोई भीख थोड़ा खराब थोड़ी मांग रहे हैं किसी से। अगर मेरे समाज के साथ कोई गलत करेगा तो राजनीति से ऊपर उठ करके मैं समाज के साथ पहले खड़ा हो जाऊंगा। मेरे लिए राजनीति कोई मायने नहीं रखेगी, फिर समाज पहले है, राजनीति बाद में। आज भी मैं उस बात पे अडिंग हूँ कि हर व्यक्ति के लिए समाज पहले होना चाहिए, राजनीति बाद में होनी चाहिए। हम अपने समाज का उत्थान नहीं करेंगे, हम अपने समाज को नहीं उठाएंगे, हम अपने समाज के लोगों के बीच में जो कमियां और खामियां हैं उसको दूर नहीं करवाएंगे तो समाज पिछड़ जाएगा। चौधरी देवीलाल छोटे छोटे समाज के लोगों को जो है विधानसभा और लोकसभा में लेके गए सिर्फ इसलिए कि वो समाज बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत उनको मतलब कहीं कोई राजनीति में जगह नहीं थी और उनकी अनदेखी होती थी। इसलिए चौधरी देवीलाल किसी झीमर को ले आए पकड़ करके, कभी किसी प्रजापत को ले आए पकड़ करके, कभी रोड को ले आए पकड़ करके, कभी उन्होंने अहीर को ले आए पकड़ करके कि भी इस समाज को आगे बढ़ाओ। ये समाज बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा। पिछले दिनों आपकी टीम ने स्लोगन दिया, आपकी जो भी कोई पीआर एजेंसी रही होगी या जो भी लोग रहे, कि अभय ही सत्य है, सत्य का नाम दिया गया। वो इसलिए भी आपके बारे में कहा जाता है कि भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, लाग लपेट नहीं करते, उसके नुकसान होते, नफ़ा होता है, उनको ज़्यादा मालूम नहीं, ज़्यादा इत्तेफाक रखते नहीं हैं।
आपको लगता नहीं कि जो सत्य का जो फार्मूला है ये राजनीति पर सटीक नहीं बैठता, और सत्य जो है ये एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है राजनीति में करने वाले लोगों के लिए? जो झूठ की फरेब की राजनीति करते हैं उनकी हांडी एक बार तो चढ़ती है। ये कहावत है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है। फरेब और झूठ की राजनीति करी जेजेपी ने, आज कहाँ खड़े हैं? एक बार तो सूत बैठ गया। लेकिन आज राजनीतिक तौर पे उनकी हालत क्या है? आज सामाजिक तौर पे भी लोग उनको नफरत की दृष्टि से देखते हैं। आज जिस तरह की भाषा उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखी जाती है, उन्हें तो शायद शर्म आए कि नहीं आए। मैं तो जब वो सब चीज़ें देखता और पढ़ता हूँ तो मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है कि किस चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुए लोग, जिन चौधरी देवीलाल के नाम पे कोई अगर गलत बोलता था तो लोग उसका गिरबान पकड़ लेते थे, और आज उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आप खुद भी अगर उनको पढ़ोगे तो आपको शर्मिंदगी होगी। बीच बीच में कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई, थोड़ा सा प्रेम दिखाया गया कि भाई अब दादाजी से और चाचा जी से बड़ा प्रेम झलक रहा था। आपने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपने कहा कि नहीं, आपको लगा कि ये सब ड्रामा है? नहीं, ड्रामे, ये तो टोटल ड्रामे हैं। मैंने तो उस वक़्त भी बहुत खुल करके कहा कि उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया है तो जाओ, चौटाला साहब हैं, उनसे माफ़ी मांग लो, लोगों से सार्वजनिक माफ़ी मांगो, क्योंकि उन्होंने नुकसान सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल का नहीं किया, उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता का किया है। जो जनता कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता में रखना नहीं चाहती थी, बाहर करना चाहती थी, जिनके मन में ये था भी चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनेगी, दोबारा से हमें सुख सुविधाएं प्रदान होगी, उन लोगों के साथ इन्होंने बेईमानी करी। आज सबसे बड़े गुनाहगार अगर ये किसी के हैं तो जनता के हैं। ये जो प्रेम जो था दिग्विजय का, कह लीजिए सीधा सीधा, तो वो क्या आपको क्या लगता है कि कोई साजिशन था, ये चालाकी थी या कोई गेम था? ये कहीं ना कहीं इनके साथ जो लोग आज भी छोटे मोटे किसी लालच की वजह से हैं, उनको रोक के रखना चाहते हैं। लोग रुकना नहीं चाहते। मतदाता जो है वो तो इनको छोड़ गया सारा का सारा। अब चुनाव में इनके नाम का कहीं एक वोट भी नहीं है। अब तो वो लोग इनके इर्द गिर्द घूमते हैं थोड़े मोटे, जो कहीं स्वार्थ के लिए हैं, जो कोई ठेका लेना चाहते हैं, कोई नौकरी लगवाना चाहते हैं, कोई नौकरी लगना चाहता है, ऐसे लोग पर्चियाँ लेके घूम रहे हैं। पिछले दिनों ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई, फतेहाबाद में आपने एक रैली भी की, रैली कामयाब थी, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी रैली थी और देश के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर आए, टेम्पू भी बना, मुझे लगता है कि टेम्पू स्थापित हुआ है, दोबारा से उठा है आईएनएलडी का। आपको लगता है 2024 तक ये इसी तरह से इंक्रीजिंग दौर में चलेगा, इसका जो ग्राफ है इसी तरह से बढ़ता चलेगा? आईएनएलडी कैसे सोचती है, तैयारियां क्या करती है, लोगों के बीच में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए क्या रणनीति या क्या रोड मैप आपके पास? हमारा संगठन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मजबूत संगठन है। हमारा कार्यकर्ता बैरक में नहीं गया। हाँ ठीक है, वोट परसेंटेज हमारा कम हुआ, लोगों के साथ धोखा हुआ, बेईमानी हुई, लेकिन आज फिर आप पीछे जो चुनाव हुआ नगर पालिका नगर परिषद का, उसका वोट का जो परसेंटेज है उसका आकलन करके देख लें, उसमें हमारा वोट परसेंटेज कितना बढ़ा। जिसके ऊपर आरोप ये था कि आईएनएलडी तो गांव की पार्टी है, हमने शहरों में चुनाव लड़ा और 27% वोट लिया। आज की डेट के अंदर अब जो चुनाव होंगे, इन चुनाव में फिर हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि आप भी अचंभित होंगे। तो बिल्कुल ये भी बात सही है आपकी। दूसरी बात ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जब खड़े हुए, ये सबको तय था कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार से खड़ा होगा तो भव्य बिश्नोई खड़े हो गए, उसके बाद तमाम पार्टियों ने जाट नेताओं को टिकट दी है, तो आपने भी मौके का फ़ायदा उठाया और कुर्राराम नंबरदार को अपनी पार्टी में ले आए, टिकट भी दे दी। तो क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति थी? चाहते तो आप किसी और को भी दे सकते थे, आपकी पार्टी में भी कोई ना कोई कैडर रहा होगा जो टिकट मांग रहे थे। हमने जाट को नहीं दी, हमने किसान नेता को दी है। हमारी पार्टी के ऊपर ये स्टैंप है कि हम किसानों के हितैषी हैं, और हम हैं, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। हमारे लिए किसान कम्युनिटी जो है वो सबसे पहले है। इसीलिए किसान आंदोलन जो चला था उसमें सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने उसको समर्थन दिया तो इंडियन नेशनल लोकदल ने दिया। उनके लिए किसी ने विधानसभा का त्याग किया तो मैंने किया, हमारी पार्टी ने किया। वो मेरा एक अकेले का फैसला नहीं था, पूरी पार्टी का फैसला था कि मुझे त्यागपत्र दे करके किसानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। चौधरी देवीलाल को आज भी किसान का मसीहा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसान की ये आपकी आज़ादी के बाद
फिर सरकारों ने अनदेखी करी तो उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, और न केवल लड़ाई लड़ी बल्कि किसान को उन्होंने जब जब सत्ता में आए किसानों के लिए अच्छे कानून बनाए, और जब सत्ता से बाहर रहे किसी ने किसान की अनदेखी करी तो उसके लिए आंदोलन करी, लड़ाई लड़ी। जयप्रकाश पे ब्लेम लगता है कि वो बाहर का आदमी है, 2009 में चुनाव लड़ा, उसके बाद में उन्होंने हल्के की तरफ देखा नहीं, अब वो आगे तो अब उन्होंने एक नया शगुफा छेड़ा, ये बात कही आप कह सकते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं आदमपुर में रहूँगा, कोहली में फार्म हाउस ले लिया है और अब जनता के साथ में, जनता के पास में मैं रहूँगा, उनके साथ रहूँगा। जयप्रकाश से कहो कि आपने सब, हमने तो ये कहा था कि मैं कभी कलायत नहीं छोड़ूंगा, ये उसकी एक वीडियो आ रखी है। उसने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक साजिश के तहत मेरा टिकट काट दिया और मैंने कांग्रेस इसीलिए छोड़ दी और अब मैं कलायत में आ गया। मैं कलायत छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कलायत में रहूँगा और कलायत के लोगों की सेवा करूँगा। ये उसका खुद के कहे, उसके अपने बयान है। तो फिर इसका मतलब जो व्यक्ति खुद अपनी बात को बदलता है, इसका मतलब वो लोगों के साथ फरेब कर रहा है, आप जैसे लोगों के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको जब उसने ये बात कही तो वो आपके पास वीडियो होना चाहिए था, आपने उनको दिखा देना चाहिए था कि आईना है तुम्हारा, क्या कह रहे हो आप जो व्यक्ति राजनीति में, हमने ये सुना था कि राजनीतिक आदमी जो जबान से अपनी बात कह देता है लोग उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं। आज ये हालत होगी कि ऐसे राजनेता पैदा हो गए जिनके लेकर के उन पे तो विश्वास भरोसा कोई करता नहीं। दूसरा कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति है सच्चाई की, उसको भी लोग उस नज़रिए से देखने लगे कि ये भी है तो राजनीतिक व्यक्ति, हो सकता है ये भी कल को बदल जाए। तो जो बेईमान थे वो तो थे ही थे, उन्होंने तो दूसरों को बेईमानी के दायरे में ला करके खड़ा कर दिया। आखिरी सवाल ये है अभय सिंह जी, दीपेंद्र हुड्डा खुद इस इलाके में घूम रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से घूम रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाहिर सी बात है कि वो भी इलाके में आएंगे। अगर चुनाव हारती है कांग्रेस तो क्या इनकी साख पे कोई दाग धब्बा बट्टा लगता है? लगेगा। लोग बहुत समझदार हैं, लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग आज आके कहते हैं कांग्रेस के लोग कि हमारा गढ़ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से ये पूछो कि आप आदमपुर में कितनी दफ़ा आए हो चीफ मिनिस्टर रहते हुए, और उसके बाद के जो तुम्हारे 8 साल निकले इसमें वो बता दें कि कितने जगह पे आ करके गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से आप पूछ लो कि गांव कितने टोटल, गांव तो बता देंगे शायद कि 57 है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि गांव के नाम क्या क्या है। अगर कोई राजनीतिक आदमी लोगों के बीच में रहता है तो उसको फिर गांव पे टिप्स पे होने चाहिए। अगर किसी का इतना प्यार और लगाव है तो उसको फिर उस इलाके की जानकारी होनी चाहिए। आखिर में ऐसी यहाँ तो ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे करके लेकर के आए हैं जो जहर फैलाने का काम करते हैं। इस जयप्रकाश ने अपने एक भाषण में ये बात कही है कि गादड़ी और बागड़ी जो है ये लट से काबू आते हैं। मैंने 16 बरस पहले इनके खिलाफ लट उठा लिया था। गादड़ी तो हो सकता है डर करके किसी से भाग जाए, लेकिन बागड़ी कभी पीठ दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है। इस बागड़ी इलाके ने इस प्रदेश को 3-3 चीफ मिनिस्टर दिए हैं। इस बागड़ी इलाके ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। मुजाहरा आंदोलन जो है इसी बागड़ी इलाके का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, और बागड़ी जाति के लोगों ने, चौधरी देवीलाल भी उसी जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने इस हरियाणा का नाम देश और दुनिया में बढ़ाया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे, हरियाणा प्रदेश दुनिया के नक्शे पे था। गुड़गांव जो है मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता था। इन लोगों ने क्या किया है, सिवाय झूठ बोलने के, जात पात का जहर फैलाने के। संजय दत्त आपके बड़े फैन थे, आपके दोस्त रहे हैं, कई चुनाव में मैंने देखा आप बुलाते भी रहे, अक्सर वो आते भी रहे कैंपेनिंग के लिए, तो लोग इंतजार कर रहे थे, कहते आपकी फ्रेंड फॉलोइंग, आपकी फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी है बॉलीवुड में, कोई नेता वेता आ रहे हैं प्रचार के लिए? नहीं, आज भी मेरे दोस्त हैं वो लोग, आज भी वो मेरे से दूर नहीं है। आज भी मेरी उनसे टेलीफोन पे बातचीत होती है। जब वो कभी चंडीगढ़ आते हैं तो मुझे मिलते हैं, मैं कभी बॉम्बे जाता हूँ तो मैं उनसे मिलता हूँ। दोस्ती मेरी आज भी उनके साथ उसी तरह की है। लेकिन मैंने उनको किसी भी बाई इलेक्शन में कभी नहीं बुलाया, वो स्वयं चल करके आए हमेशा मेरे चुनाव में। मेरा जो पीछे बाई इलेक्शन था तब भी मैंने उनको नहीं बुलाया था। उससे पहले एक मेरा बाई इलेक्शन हुआ था फतेहाबाद का, जब कांग्रेस की सरकार नई बनी थी। उस वक़्त के अंदर संजय दत्त भी, सुनील शेट्टी भी, विनोद खन्ना जी का लड़का भी, सारे खुद चल करके आए थे। मैंने नहीं उनको न्योता दिया था कि भी आप आना, वो स्वयं आए, स्वयं आकर के मेरी मदद करके गए थे।
आखिरी में सर एक कोई की पॉइंट जिसके बेस पे आप लोगों को कहें, लोगों को अपील करें कि भी कोडाराम को आपने टिकट दिए, नंबरदार कोडाराम को, और कल तो आपने ये भी कहा कि आपने टिकट उनको नहीं गांव को टिकट दी है, बालसमंद को ये टिकट जाती है। एक अपील कोई आप ऐसी कोई करना चाहें जो आपको लगता है कि लोगों को समझना चाहिए और वो कोडाराम को वोट दें, या क्यों दें? लोगों को ये बात जरूर समझनी चाहिए कि जो कुलदीप बिश्नोई आपसे मुख्यमंत्री के नाम का वोट मांगता था, अब मुख्यमंत्री वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब तो आप ये मान के चलो, जो कहते थे हम देने वाले हैं वो आज मांगने वाले हो गए। ये बात लोगों को जरूर समझनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ कब तक खड़े रहेंगे जो केवल हमें झूठ बोल करके, गुमराह करके वोट लेते थे। दूसरा, लोगों को कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि इसको यहाँ ला करके क्यों लड़ाया गया। शुक्रिया सर बात करने के लिए। अभय सिंह चौटाला, और उनका कहना है कि झूठ और फरेब की राजनीति का दौर जा चुका है, लोगों को समझना चाहिए, देख परख के वोट दें। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें। आप देखते रहे एकमत पोस्ट।